Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th की फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस में ह्यूमन आई एंड इट्स वेरियस पार्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी करी। हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन जैसे कि मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया एंड रेस्बायोपिया के बारे में जाना, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म के बारे में डिटेल स्टडी करी और रेनबो जैसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में जाना। आई होप आप सब लोगों ने उन वीडियोस को अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा और उसकी रिवीजन भी करी होगी। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे सिर्फ लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड अनदर वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपने आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि द रिफ्रैक्शन विच इज डन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रिफ्रैक्शन जो कि अर्थ की एटमॉस्फेयर करती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट, तो रिफ्रैक्शन के लिए आप जानते हैं कि हमें 2 मीडियम्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, जिसकी वजह से लाइट की बेंडिंग होती है व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। यही बात है। तो चलिए जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन को कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट the refraction of light by Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction. ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम्स की जरूरत है, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर। बट मैम यहाँ तो हमारे पास एक ही मीडियम है, एयर, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे? तो बच्चों, उसके अंदर रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास डिफरेंट एयर लेयर्स होती हैं, ठीक है। कहीं पे कोल्ड एयर होती है, कहीं पे हॉट एयर होती है, कहीं वार्म एयर होती है, तो जिसकी वजह से उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होते हैं। और एक लेयर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर होती है इन कंपैरिजन टू द अनदर लेयर विच इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिकली रेयरर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना आई होप आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में कैसे होता है, क्योंकि लेयर्स ऑफ एयर्स जो होती हैं, एयर की जो लेयर्स होती हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होते हैं और इसी वजह से एक ऑप्टिकली रेयरर बन जाती है और एक ऑप्टिकली डेंसर। और जब सनलाइट उनके थ्रू पास होती है तो वो बेंड होती है, ठीक है। जहां पे डेंसर टू रेयरर मूव करेगी वहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जहां पे रेयरर टू डेंसर मूव करेगी वहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको हम डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं, है ना। बात तो ये आती है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हमने कोई ना कोई एक्टिविटी, इस फिनोमिना से रिलेटेड हम लोगों ने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखी होगी। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो बॉनफायर है ना, बॉनफायर या कहीं आग लगी हुई है, तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होती है उसके ऑपोजिट वो हमें फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती है ना, वेवरिंग इफेक्ट देती है। क्या आप लोगों ने देखा है? इफ यस, डू गिव मी अ थम्स अप इन माय कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो अगर आपको वो वेवरिंग इफेक्ट नजर आता है तो आप लोगों के मन में कुछ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि ये आग की लपटें हैं, क्योंकि वो लपटें हिल रही हैं तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट भी हिलती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मेन कारण है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है कि जो हमारी आग होती है, जैसे हीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, जहां पे भी आपका हॉट एयर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए तो वहां क्या हो गया, रेयरर मीडियम क्रिएट हो गया, और उसके ऊपर मान लीजिए ये हमारी आग है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये आग लगी हुई है, तो इसके अराउंड यहाँ क्या है, हॉट एयर है। तो ये तो हो गया हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लेस होगा। और इसके ऊपर की जो लेयर होगी वो होगी कोल्ड एयर की,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम हो गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, मोर है, मोर है। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स ऑफ एयर्स हैं उनकी फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है और हमें क्या दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल यानी कि कहीं पे रेयरर है, कहीं पे डेंसर है, फिजिकल कंडीशंस आर नॉट स्टेशनरी ऑफ एटमॉस्फेयर, फिजिकल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी due to which refraction occurs continuously हो रहा है रिफ्रैक्शन, एंड द ऑब्जेक्ट when seen through the hot air fluctuates, वो हमें क्या देती है, वेवरिंग इफेक्ट देती है और फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती है जब हम उसे हॉट एयर के थ्रू देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये वाला फिनोमिना अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं कि इससे रिलेटेड हमें और कहाँ क्या चीज देखने को मिलती है। आप लोगों ने आई एम श्योर ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स के बारे में सुना ही होगा कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, है ना। आपने नर्सरी केजी में भी राइम्स पढ़ी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। सो मजाक की बात है, लेकिन वो जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो क्यों होता है? क्या स्टार्स के पास कोई स्विच होता है कि कभी वो ब्राइट कर देता है, कभी वो डिम कर देता है? क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं उनके पास अपनी लाइट होती है, माना कि दे हैव देयर ओन लाइट, लेकिन वो कभी भी ब्राइट या डिम लाइट नहीं देते, उनकी जो लाइट है वो कांस्टेंट रहती है। तो फिर हमें क्यों ऐसा नजर आता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, कभी ब्राइटनेस कभी डिमनेस हमें उनकी दिखाई देती है, ऐसा क्यों? उसका भी कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए आइए समझते हैं कैसे होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, so write down your heading in your notes copy, twinkling of stars. Alright, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर होते हैं, है ना, हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं। एक हम इसको फ्लो चार्ट के मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग द फुल आंसर, ओके। सो ट्राई टू मेमोराइज इट, ट्राई टू लर्न इट थ्रू अ फ्लो चार्ट मेथड, ओके। क्योंकि अब हमारा जो स्टार है वो क्या है, बहुत दूर है, इसीलिए वो हमें कैसा दिखेगा, पॉइंट साइज्ड दिखेगा, है ना। पॉइंट साइज्ड सोर्स है वो लाइट का, मानते हो इस चीज को, पॉइंट साइज सोर्स है। अच्छा, तो उसमें से जो लाइट आएगी, उसमें जो स्टार लाइट आएगी, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, अब क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो जैसे ही स्टार लाइट आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी ना बच्चों। तो वही लिखेंगे, स्टार लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन continuously on entering the earth's atmosphere, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन तो हो गई, तो ये क्या करेगी क्या होगा, तो बेंडिंग विल बी changed from one moment to the another, यानी कि जो लाइट होगी वो एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में अलग अलग होगी, है ना। तो बेंडिंग विल बी क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यही बात है ना, फ्रॉम वन मोमेंट टू द अनदर। ओके, तो बेंडिंग चेंज हो गई, तो उसकी वजह से या तो इट विल रिफ्रैक्ट मोर लाइट, इट रिफ्रैक्ट्स मोर लाइट, ठीक है। कई बारी वो ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट करती है और कई बारी समटाइम्स इट विल
refracts less light. It will refract less light. तो जब more light देगी तब brightness आएगी, है ना. It will, the star will appear bright to us, and when it will refract less light, then the star will appear dim to us. ये चीज क्लियर हो गई. ये चीज क्लियर हो गई कि स्टार क्या है, हमारा बहुत दूर है, इसीलिए वो पॉइंट साइज सोर्स है. इसीलिए जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब एंटर करवाओ तो वो कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्शन होगा. कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्शन होगा तो बेंडिंग क्या होगी, बेंडिंग विल बी ऑफ डिफरेंट अमाउंट. बेंडिंग विल बी ऑफ डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द अनदर, है ना. एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में अलग अलग अमाउंट में बेंडिंग होगी, अलग अलग अमाउंट में रिफ्रैक्शन होगी. कभी बहुत ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो ब्राइट दिखाई दे रहा है स्टार, और अगर लेस लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो डिम दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो अब इन सब प्रोसेस की वजह से व्हेन द लाइट रीचेज अवर आई, व्हेन द स्टार लाइट रीचेज अवर आई, व्हेन इट रीचेज अवर आई, तो क्या होगी, इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली. वो इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से हमें इसकी ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलती है. समझ में आ गई. तो एक तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही इसका कारण हुआ. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ब्राइटनेस और डिमनेस क्यों आ रही है, किसी स्विच की वजह से नहीं आ रही है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आ रही है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया. हॉट एयर में हम हॉट एयर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट देखते हैं फ्लक्चुएट क्यों होता है, वेवरिंग इफेक्ट क्यों देता है, वो भी आपको क्लियर हो गया. अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फिनोमेना पे कि जो स्टार है वो माना हमसे बहुत दूर है, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें थोड़े से हायर पोजीशन पे दिखाई देते हैं देन दे एक्चुअली आर. फॉर एग्जाम्पल लेट अस क्विकली बिगिन अवर थर्ड फिनोमेना. थर्ड फिनोमेना क्या है हमारा, कि मान लीजिए ये आपका स्टार है, ठीक है, ये है अर्थ. अब यहां से हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी ये एक्चुअल पोजीशन है. ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं. ओके, तो यहां से लाइट आई और ये बेंड होगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू. ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, तो जिसकी वजह से एक्चुअली इसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो हमें यहां दिखाई देगी. वो हमें यहां दिखाई देगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. जो एपरेंट पोजीशन है, एपरेंट मतलब जो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है. सो द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार सीम्स हायर than its actual position. Why so? Due to the atmospheric refraction. Easy था, सिंपल था, है ना. अब इससे रिलेटेड एक लास्ट फिनोमेना और रह रहा है, वो क्या है हमारा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, है ना. इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आपको मजा आएगा सुनने में. ठीक है, तो अवर फोर्थ फिनोमेना इज advanced sunrise and delayed sunset. अब जैसे कि आप जानते हैं सनराइज एक होराइजन के थ्रू होता है. होराइजन मतलब क्षितिज, जहां से सन जो है उगता है या जहां पे वो डूबता है. तो मान लीजिए हमारा सन यहाँ है, ठीक है, हम लोग यहाँ खड़े हैं. दिस इज आवर ऑब्जर्वर्स आई. ऑलराइट, दिस इज द ऑब्जर्वर्स आई. तो अब क्या होगा, सन की जो लाइट रे है वो ऐसे जाएगी और इसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो यहाँ होगा, यानी कि सन अभी होराइजन से ऊपर आया ही नहीं है. तो फिर भी वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है. 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है. क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है. होराइजन के नीचे ही है सन, लेकिन 2 मिनट पहले ही वो हमें होराइजन से ऊपर दिखने लग जाता है, क्योंकि ये इसकी एपरेंट पोजीशन होती है. हमारा जो ये है हमारा रेयरर मीडियम और ये है हमारा डेंसर मीडियम. सो व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सन मूव्स
टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, बेंडिंग हुआ, जिसकी वजह से जो इसकी एपरेंट पोजीशन है इट इज अबव द होराइजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यानी कि 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई दे गया है ना। और यही सेम केस आपका सन सेट के दौरान है कि सन जो है सेट हो चुका है, नीचे जा चुका है। ठीक है, सेम डायग्राम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। सन जो है नीचे जा चुका है होराइजन में, लेकिन हमें अभी वो क्या है, नीचे नहीं, वो हमें अभी ऊपर ही दिखाई दे रहा है। 2 मिनट्स बाद वो हमें दिखना बंद होगा। ठीक है, यानी कि सनराइज जो है वो हमें 2 मिनट पहले से, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले हमें दिखना शुरू हुआ और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें दिखना स्टार्ट हुआ। यानी कि 4 मिनट्स का गैप आ गया। कितना आ गया, 4 मिनट्स का गैप आ गया। सो इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, सो देन द डे वुड हैव बीन, द डे would have been shorter by 4 minutes। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दिन है वो 4 मिनट से शॉर्टर हो जाता, यही कह सकते हैं ना। एटमॉस्फेयर की वजह से ही तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमारा दिन जो है सनराइज की टाइम पे 2 मिनट्स ज्यादा हो गया और सनसेट के टाइम पे भी टोटल 4 मिनट्स का गैप आ गया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस क्विकली बिगिन आवर लास्ट टॉपिक, विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑलराइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? लाइट की स्कैटरिंग से आप लोग क्या समझते हैं? लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है? मतलब थ्रोइंग द लाइट इन द रैंडम डायरेक्शंस, कह सकते हैं ना, बिखेर देना लाइट को। ओके, सो थ्रोइंग द लाइट इन रैंडम डायरेक्शंस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स किसके? ऑफ द मीडियम, किस मीडियम में लाइट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेली लाइफ में देखना स्टार्ट करें, अगर आप किसी डस्टी रूम में जाएं, या हम कह सकते हैं घरों में जैसे स्टोर रूम होता है या बैकयार्ड का कोई रूम होता है जो कभी कभी खुलता है, थोड़ा डस्टी होता है, वहां पे विंडो है, उसको जरा सा आप खोलो, ठीक है, उसमें से एक बीम ऑफ लाइट रे आएगी। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ऑब्जर्व करा है ना। हाँ, तो मुझे जरूर बताइएगा अगर करा है तो कमेंट सेक्शन में। तो उसमें से जो लाइट रे आ रही है उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइट को थ्रो कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शंस में स्कैटर कर रहे हैं। एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the particles in its path is called as, very important, is called as Tyndall effect, is called as Tyndall effect। इसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ऑलराइट, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे टिंडल जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब टिंडल ने क्या करा था टिंडल जी ने, इनको ये तो पता चल गया था न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ओके, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो इन्होंने लाइट की स्कैटरिंग करवाई किसमें? एक क्लियर लिक्विड में करवाई इन्होंने। ओके, तो इन्होंने देखा कि वो लिक्विड जो है सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर गया, सिर्फ उसने ब्लू कलर्ड लाइट को स्कैटर करा। ठीक है, ओनली ब्लू कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड। Why only blue colored light is scattered? Because it has short wavelength। क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती
होती है, तो जितने भी ब्लू वाले शेड्स है ना, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, तो ये ही खाली स्कैटर हुए, और जो हम लास्ट में पढ़ते हैं रेड वाले जो शेड्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कितने टाइम्स लॉन्गर होती है, रेड जो है वो 1.8 टाइम्स लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ देन ब्लू कलर्ड लाइट, देन ब्लू कलर्ड लाइट। ये चीज समझ में आ गई। तो इसकी वेवलेंथ लॉन्गर है, तो ये लीस्ट स्कैटर्ड होती है, ये लीस्ट स्कैटर्ड होती है, सबसे कम स्कैटर होती है। और ब्लू कलर्ड लाइट की आपकी शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ है, तो इसीलिए ये मोर स्कैटर्ड होती है, इसीलिए ये मोर स्कैटर्ड होती है। ये बात समझ में आ गई, स्कैटरिंग की बात समझ में आ गई कि क्यों स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट समझ में आया, और क्लियर लिक्विड हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है ये समझ में आ गया। अब कई बारी लाइट जो है ना, अगर लार्ज पार्टिकल्स हो, ठीक है, सो लाइट कैन इवन अपीयर व्हाइट इन कलर, ऑलराइट। इफ द पार्टिकल्स, यानी कि डिपेंड करता है कि आपके जो हैं पार्टिकल्स का साइज क्या है। अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर आपके रेन ड्रॉप्स हैं, तो ये लार्ज पार्टिकल्स में आते हैं। ये किस में आते हैं बच्चों, लार्ज पार्टिकल्स में आते हैं, इसीलिए ये स्कैटर करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द लाइट एंड अपीयर वाइट इन कलर, क्योंकि सारी लाइट इन्होंने क्या कर दी, स्कैटर कर दी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन अगर वही हम एयर मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या होते हैं, आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर्ड लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से स्काई भी अपीयर होता है ब्लू कलर में, स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। क्यों हमें ब्लू कलर में दिखाई देता है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, और वो खाली शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को ही क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्काई हमें ब्लू कलर का नजर आता है। वहीं अगर हम हाइट्स पे जाएं, जैसे कि एरोप्लेन में बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाएं या स्पेस में जाएं, तो जहां पे हमें नो एटमॉस्फेयर हो, तो वहां से स्काई कैसे दिखता है हमें, स्काई लुक्स डार्क, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो स्कैटरिंग होगी ही नहीं, कोई पार्टिकल ही नहीं है वहां पे। तो समझ में आ गई इतनी बात। अब आता है कि डेंजर सिग्नल्स हमें रेड क्यों दिखाई देते हैं। डेंजर सिग्नल्स हमें रेड इसीलिए दिखाई देते हैं बच्चों, क्योंकि डेंजर सिग्नल्स को हम लोग रेड इसीलिए करके रखते हैं, रेड इन कलर, क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, पहला कारण। और दूसरा कारण लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बहुत कम ये स्कैटर होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई, इसी की वजह से, ठीक है, लीस्ट स्कैटर्ड ये होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये रेड इन कलर है, लीस्ट स्कैटर्ड है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, ये क्या करता है, इट इज विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, टू द पीपल, लोगों को ये दूर से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत दूर की डिस्टेंसेस से दिखाई देते हैं, क्योंकि वेवलेंथ भी बड़ी है और लीस्ट स्कैटर्ड है। इतनी सी बात है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस फिनिशेस अवर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।